class 9. I am continuing my lecture on your chapter the force and the laws of motion. The force and laws of motion में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया था और उसकी रीजनिंग्स वगैरह कराई थी. अब मैं आपको मोमेंटम का बताने के बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आऊंगी. ठीक है, तो आपका व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम. The product of mass and velocity is known as momentum. और मोमेंटम जो है आपको अभी और इसकी फर्दर जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके डेरिवेशन वगैरह के बारे में सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद बताऊंगी. ठीक है, उससे पहले सिर्फ आपकी एक टर्म बता रही हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. और इसका यूनिट क्या होता है? मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है आपका मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है. आपको पता है जब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मोमेंटम भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है. ठीक है ना. किसी भी बॉडी का देखो जो मोमेंटम होगा वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. जैसे एक सपोज एक बॉडी जो है उसका मास बहुत कम है. सपोज एक बॉल आ रही है, उसका मास बहुत कम है. ठीक है, लेकिन वो बहुत तेज वेलोसिटी के साथ आ रही है, तो जिस भी पर्सन को हिट करेगी वो ऑटोमेटिकली उसको हर्ट करेगी. क्यों करेगी हर्ट? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा हो गया. आप अगर एक स्टोन को भी बहुत हाई स्पीड पे फेंको, ठीक है, तो जिसको भी हिट करेगा ऑटोमेटिकली विद ग्रेट मोमेंटम करेगा. क्योंकि देखो ना, मास कम भी होगा लेकिन वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, तो वेलोसिटी को बढ़ाने से क्या होता है? मोमेंटम बढ़ जाता है. मोमेंटम बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उस बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगती है, जिससे वो ज्यादा हर्ट होता है. फोर्स कैसे ज्यादा लगती है वो भी नीचे बताती हूँ आपको मैं. जैसे सपोज अगर आपकी एक कार है और एक आपका ट्रक है, ठीक है, आपस में कोलाइड कर जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अब मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं. ठीक है, तो दोनों की अगर वेलोसिटी हाई है तो मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रक जो होगा वो कार के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा एज कंपैरिजन टू जो कार ट्रक के ऊपर अप्लाई करेगा. ठीक है ना. तो मोमेंटम डिपेंड अपॉन मास एज वेल एज वेलोसिटी. ठीक है, तो अगर एक लाइटर बॉडी है उसका मास कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं तो भी उसका मोमेंटम इंक्रीज होगा. अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. ठीक है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट मतलब पर यूनिट टाइम और चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? बॉडी का मास तो वही रहेगा. पहले अगर वो u वेलोसिटी से मूव कर रही थी फिर v वेलोसिटी से मूव करने लगे तो उसका मोमेंट चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? mv माइनस mu. और रेट का मतलब पर यूनिट टाइम. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब अगर मैं इन दोनों में से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के मैंने कांस्टेंट k यूज कर लिया है और m ले लिया कॉमन. ठीक है, m मैंने ले लिया कॉमन तो ये आया v माइनस u बाई टी. और तुम्हें मालूम है कि ये v माइनस u बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है. ये फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो v माइनस u बाई टी की जगह मैंने a लगा दिया है एक्सेलरेशन, और k की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया तो f इज इक्वल टू m में. ये तुम्हारा हो गया फार्मूला डिराइव्ड कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, अब आगे देखो. देखो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से रीजनिंग है जो वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, पहली रीजनिंग है व्हाई डज अ फील्डर ग्रेजुअली पुश हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल. देखो अगर आप कभी क्रिकेट खेलते हो या आपने क्रिकेट खेलते हुए किसी को देखा है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक क्रिकेट प्लेयर जो है जो फास्ट मूविंग बॉल उसके पास आ रही है उसको ऐसे आप करता है या उसको लोअर कर लेता है. इसकी फिगर दिखाई हुई है आपको 120 पेज पे, 120 पेज फिगर 0.9.8.
120 पेज और फिगर 9.8। इसमें देखो बॉल को कैसे पकड़ते हुए दिखाया हुआ है, वो अपना हाथ कैसे लोअर लेके जा रहा है, बॉल धीरे धीरे नीचे आएगी, वो बॉल को नीचे आने दे रहा है टू कैच द बॉल। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब वो इस तरह से करता है फील्डर तो वो टाइम बढ़ा लेता है, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो फास्ट मूविंग बॉल इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ आ रही है उसे हाथ में पकड़ना है, मतलब उसकी वेलोसिटी को हमने जीरो करना है, हाई मोमेंटम टू जीरो मोमेंटम लेके आना है। तो जब एकदम चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी पे फोर्स एक्ट होगी जो बॉडी को हर्ट करेगी। लेकिन वो क्या करता है फील्डर, उस टाइम को बढ़ने देता है, बॉल को नीचे आने देता है पकड़ते वक्त, ठीक है। जिससे क्या होता है, उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है फॉर द बॉल टू कम फ्रॉम हाई मोमेंटम टू जीरो मोमेंटम, ठीक है। जब टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखो ना, मैंने भी तुम्हें बताया था F इज इक्वल टू क्या होता है, mv माइनस mu बाई टी, या m कॉमन ले लो तो v माइनस u बाई टी, m कॉमन ले लो तो क्या होगा, जब आपका ये टाइम बढ़ जाएगा, जब आपका टाइम बढ़ जाएगा तो ये फोर्स कम हो जाएगी, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। आपका मोमेंटम हाई मोमेंटम से जीरो मोमेंटम पे लेके आना है, तो जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा फोर्स उतनी ज्यादा अप्लाई होगी, तो वो टाइम को बढ़ने देता है, वो अपने एंड को लोअर कर लेता है ताकि बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आए, टाइम बढ़ जाए, टाइम बढ़ेगा तो उसकी बॉडी पे कम फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम भी आपका ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। टी कम होने से एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, जिससे फोर्स कम अप्लाई होगी उसकी बॉडी पे और उसकी बॉडी लेस हर्ट होगी। In doing so, the fielder increases the time during which high velocity of the moving ball decreases to zero. High velocity से zero velocity पे लेके आना है, बॉडी जो है वो तेज velocity के साथ आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मोमेंटम की डिफाइन बताई थी, मास इनटू वेलोसिटी। तो जितनी ज्यादा एक बॉडी की वेलोसिटी होगी, अगर मास कम भी है लेकिन वो हाई स्पीड पे आ रही है तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमें अपनी बॉडी को कम हर्ट करने के लिए क्या करना है, टाइम को बढ़ा देना है। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी तो उसकी बॉडी का हैंड्स के ऊपर जो उसकी फोर्स है वो कम अप्लाई होगी, जिससे वो कम हर्ट होगा। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग ए हाई जंप, देखो जब एथलेटिक इवेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाई हाइट से, बहुत ज़्यादा ग्रेटर हाइट से एक एथलीट को जंप करना है, तो जो इस टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं तो उसमें क्या होता है, नीचे कुशन रख दिया जाता है कि वो जो जंपर है वो उस कुशन के ऊपर जंप करेगा, या फिर हीप ऑफ सैंड रख दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे नीचे जाए जंपर। तो उसका भी क्या रीजन है, ऐसे कुशन भी नीचे धीरे धीरे जाता है जिससे ग्राउंड को एकदम टच नहीं करेगा, उसकी बॉडी जो होगी वो ग्राउंड को डायरेक्ट टच नहीं करेगी, कुशन धीरे धीरे नीचे जाएगा, जिससे उसकी बॉडी ग्राउंड को, मतलब कुशन स्टिल ग्राउंड के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। कैसे? दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम, भाई टाइम को बढ़ाना है हमने ताकि एथलीट जो एकदम जंप करके नीचे आए, ठीक है, तो वो टाइम इंक्रीज हो जाए टू कम टू द ग्राउंड, ठीक है। जिससे क्या होगा, दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम हो जाएगा क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम बढ़ जाने से उसकी फोर्स जो होगी वो कम अप्लाई होगी बॉडी के ऊपर, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसकी बॉडी हर्ट नहीं होगी। अब आगे अब दो रीजनिंग के बाद थर्ड रीजनिंग देखो, हाउ डज द कराटे प्लेयर ब्रेक अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो। अब उसमें टाइम हम इंक्रीज कर रहे थे, जबकि इसमें हमने टाइम को डिक्रीज करना है। अगर किसी कराटे प्लेयर को स्लैब ऑफ आइस को ब्रेकअप करते हुए देखा होगा, ठीक है, तो किस तरह से होता है, वो झटके से ऊपर लेके आता है और उसी झटके के साथ ही अपने हाथ को नीचे ले जाता है। उसका क्या कारण होता है, द कराटे प्लेयर डिक्रीजेस द टाइम फॉर द हाई वेलोसिटी टू जीरो, उसे हाई वेलोसिटी से एकदम जीरो वेलोसिटी पे लेके आना है ताकि उसका टाइम डिक्रीज हो जाए। जब टाइम डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टाइम डिक्रीज होने से फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी ऑन द स्लैब ऑफ आइस और वो ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। जब ये टाइम डिक्रीज हो जाएगा उसका तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक सिंगल ब्लो ऑफ लैंड में हाई वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी पे ले आएगा, एक्सेलरेशन कई गुना बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन कई गुना बढ़
अप्लाई होगी तो वो स्लैब ऑफ आइस ब्रेकअप हो जाएगी। आप इसी को आगे चल के F इक्वल टू एम में लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो ना, क्योंकि V माइनस यू बाई टी ए होता है। तो जब सिंगल फ्लो ऑफ लैंड से हाई वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी पे लेके आएगा तो टाइम डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? या तो एक्सेलरेशन का बढ़ना भी बोल सकते हो, फोर्स का घटना भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होती है? V माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा टाइम डिक्रीज हो जाएगा एक्सेलरेशन उतनी बढ़ जाएगी, मतलब फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि F इज इक्वल टू एम होता है एक्सेलरेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना फोर्स, ठीक है। या नहीं समझ आता तो टाइम को देखो, टाइम डिक्रीज तो फोर्स इंक्रीज, टाइम इंक्रीज तो फोर्स डिक्रीज। इसके इंक्रीज होने पर ये डिक्रीज होगा, इसके डिक्रीज होने पर ये इंक्रीज होगा। तो टाइम को डिक्रीज कर देता है, एक से बिल्कुल झटके से ऊपर उसी झटके के साथ नीचे लेके आता है, ताकि टाइम बढ़ जाए, सॉरी टाइम घट जाए और फोर्स बढ़ जाए और वो स्लैब ऑफ आइस जो है वो ब्रोकन हो जाए, ठीक है। अब आपकी रीजनिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन की खत्म हो गई है। अब इस क्वेश्चन के बाद न्यूमेरिकल होंगे आपके। व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Why the first law of motion is a special case of second law of motion? देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था मेरा, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, इसको m को कॉमन लेके v माइनस यू बाई टी की जगह a पुट किया था। F इज इक्वल टू क्या होता है m में। अब मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट रिमेन्स, इट कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन until external force is applied on it। जब तक किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी मोशन में ही रहेगी। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें मतलब फोर्स जीरो हो गई, फोर्स जीरो हो गई इसका मतलब एम में जीरो हो गया, क्योंकि F इज इक्वल टू एम में होता है बॉडी का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो मास किसी ऑब्जेक्ट का जीरो हो नहीं सकता, हर बॉडी का कुछ ना कुछ मास जरूर होता है, तो मास कैन नेवर बी जीरो। इट मींस अगर इनका प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मास तो जीरो हो नहीं सकता, और प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब होता है दोनों में से एक का जीरो होना, तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इट विल कंटिन्यू द सेम। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी until external force is applied on it, जब तक कि इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ले आए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ले आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड है पेपर्स में आपका। और जो मैंने डेरिवेशन कराया था आप लोगों को अभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग तो देखो कोई भी आ सकती है, अब देखो न्यूमेरिकल भी आती है। अब ये पेज नंबर 129.1 एग्जांपल है आपका। 9.1 एग्जांपल में अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? देखो पहले दे रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे वैसे लिखोगे क्या दे रखा है क्या निकालना है। पहले तो मास दे रखा है 5 kg लिख दिया, ठीक है। उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई जिससे उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब इनिशियली है फाइनली है, ठीक है। फोर्स अप्लाई हुई है 2 सेकंड के लिए, तो टाइम हो गया 2 सेकंड। तो हमें पहले क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स क्या होता है, mv माइनस mu बाई टी। तो m ले लिया कॉमन, 5 दे रखा है, v दे रखा है 7, u दे रखा है 3 और टाइम दे रखा है 2। कैलकुलेट करके आंसर 7 माइनस 3 इज 4। नंबर और ब्रैकेट में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। फिर बोला है अब फोर्स निकल गई, अब बोला है कि अगर यही फोर्स बजाय 2 सेकंड के 5 सेकंड के लिए अप्लाई हो तो फाइनल वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। फाइनल वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए पहले क्या निकाला मैंने, a F इज इक्वल टू m में होता है, फोर्स मुझे पता है, मास मुझे पता है, तो F इज इक्वल टू m अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन
ये मल्टीप्लाइड में नीचे ले जाओ डिवाइड में, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए थी, एक्सेलरेशन, वो मैंने निकाल के इसमें पुट कर दी। u मुझे पता है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, और मुझे टाइम दे रखा है। नाउ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकंड्स। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी उस केस में मेरी 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर मेरी फोर्स जो होगी वो बजाय 2 सेकंड के 5 सेकंड के लिए लगेगी, तो उसके लिए जो फोर्स लग रही है, ठीक है, और मास के हिसाब से एक्सेलरेशन निकाल के इसमें पुट करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 9.2 क्वेश्चन, 9.2 एग्जांपल में क्या है, बहुत ही इजी एग्जांपल है। व्हिच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेशन accelerates a 2 kg mass at 5 meter per second square और 4 kg mass at 2 meter per second square। ठीक है, तो मुझे मुझे बताना है कि किस केस में जो है वो मेरी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, इन विच केस द ग्रेटर फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो मैंने एक को ले लिया F1, दूसरे को ले लिया F2। पहले केस में मास 2 दे रखा है, एक्सेलरेशन 5 दे रखा है, मतलब 2 kg मास पे 5 एक्सेलरेशन इज अप्लाइड, तो मेरी फोर्स हो गई 10 न्यूटन। दूसरे वाले केस में मुझे 4 kg मास के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स अप्लाइड इज 8 न्यूटन। तो किस केस में फोर्स ज्यादा अप्लाइड हुई है, फर्स्ट वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में देखो 10 न्यूटन है, जबकि सेकंड वाले केस में ये 8 न्यूटन है। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट विल अप्लाई मोर फोर्स। जब मेरी 2 kg मास के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लगेगी तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अभी एग्जांपल नंबर 9.3 देखो, इसमें क्या है क्वेश्चन कि एक मोटर कार है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है और 4 सेकंड में ब्रेक लगाने पर स्टॉप हो जाती है। बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स 4 सेकंड में कार जो है वो स्टॉप हो जाती है, और हमें बताना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स कितना है। अगर मास जो है वो 1000 kg है, ठीक है, कार का मास विद पैसेंजर्स 1000 kg है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, देखो हमें इस वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, मतलब कार इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। पहले हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर टू मीटर 1000 से मल्टीप्लाई, और दिस पर मींस अपॉन, ये नीचे शो करता है 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, किलोमीटर टू मीटर, आवर्स टू सेकंड, तो ये हो गया आपका कैंसिल हो गया, 30 मीटर पर सेकंड जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। और बॉडी जो कार है वो ब्रेक लगाने पर स्टॉप हो गई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है इन 4 सेकंड, टाइम 4 सेकंड गिवन है। ठीक है, तो इससे मैंने पहले क्या निकाल लेना है, v निकाल लेना है, सॉरी a निकाल लेना है। v 0 है, u 30 है और टाइम 4 सेकंड्स है। ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन कैसे आएगी, ये पहले 30 को इधर ले जाओगे, नेगेटिव का हो जाएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का कंसीडर होगा, माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाइड में है 4 डिवाइड में ले जाओगे, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, -30/4, दैट इज -15/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इज इक्वल टू ma, मास में दे रखा है 1000 kg, और एक्सेलरेशन अभी आपने -15/2 निकाल ली, तो आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, -7500 न्यूटन। अब आप कहोगे ये नेगेटिव में क्यों आया है, देखो जब हमारी बॉडी जो है डीएक्सेलरेट करती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो ज्यादा है लेकिन फाइनल 0 हो गई है या कम हो गई है, तो बॉडी एक्सेलरेट करने की बजाय डीएक्सेलरेट करती है, तो हमारी फोर्स भी नेगेटिव में आएगी, हमारी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बड़ी छोटी है और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। जब भी इनिशियल ज्यादा होगी फाइनल कम हो जाएगी, तो बॉडी डीएक्सेलरेट करती है। अब देखो एग्जांपल नंबर 9.4 पे आओ। एग्जांपल नंबर 9.4 क्या है कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का, जो एक मास m1 को 10 एक्सेलरेशन दे रहा है और एक मास m2 को 20 एक्सेलरेशन दे रहा है।
ठीक है। अगर दोनों ही मासेस को टाई टुगेदर कर दिया जाए तो उस फोर्स से कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? देखो फोर्स तो वही की वही है 5 न्यूटन। एक बॉडी है मास m1 की, उसको उसने 10 एक्सेलरेशन दी है। देखो जितनी ज्यादा मास होगा किसी बॉडी का, उसको उस बॉडी को एक्सेलरेट करना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है। अगर आप जैसे आप ट्रक में बैठे हो या कार में बैठे हो तो ऑटोमेटिकली कार को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए बजाय ट्रक को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए बजाय कार को चलाने के, क्योंकि ट्रक का मास कार के कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा होता है। तो सेम फोर्स अप्लाई करने पर अलग अलग बॉडी में अलग अलग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है डिपेंडिंग अपॉन उसका मास कम है या ज्यादा है। ठीक है। तो अगर हम जैसे अब आपके पास फार्मूला है F = ma, तो m क्या होता है? फोर्स बाय एक्सेलरेशन हुआ ना। तो अगर हम m1 की बात करें तो m1 मास कैसे निकाल सकती हूँ मैं? F/a1 करके। ठीक है। पहली बॉडी जो है जिसके ऊपर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है वो m1 मास की है, उसके अंदर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो m1 कैसे निकलेगा? F/a1 करके, तो वो कितना आ गया? ½ kg। अब दूसरी बॉडी के ऊपर भी सेम फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, अब उसके अंदर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, लेकिन कितनी प्रोड्यूस हुई है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। क्वेश्चन में पढ़ो। ठीक है। तो A2 दे रखा है, फोर्स उतनी है 5 न्यूटन, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो है वो 20 है। तो उसका मास कैसे निकालोगे भाई? m = F/a करके, तो F/a2 करके मैंने m2 मास निकाल लिया, वो आ गया 1/4 kg। अब मुझे कह रखा है कि अगर मैं दोनों मासेस को जॉइन टुगेदर कर दें तो यही फोर्स कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है? तो दोनों मासेस को मैंने जॉइन टुगेदर कर दिया, मतलब ऐड अप कर दिया। ऐड अप कर दिया, बाइंड अप कर देना, बांध देना है। ठीक है। तो एलसीएम ले लेना, 2 और 4 का 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 is 2, 2 1 का 2, 4 डिवाइडेड बाय 4 is 1, 1 1 का 1, तो ये आ गया 3/4 kg। तो हमारा टोटल मास दोनों को टाई अप करने पर जो आया वो 3/4 kg आया। ठीक है। और फोर्स उतनी लगा रहे हैं अभी भी 5 न्यूटन की 5 न्यूटन। अब हमें बताना है कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी अगर मैं दोनों मासेस को टाई टुगेदर कर दूंगी। तो 3/4 उधर जाके 4/3 हो गया, तो ये आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको चाहो तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये लास्ट एग्जांपल देखो 9.5 एग्जांपल, इसमें आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है। ग्राफ जो है वो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है और टाइम आपको सेकंड में दे रखा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इन विच द वेलोसिटी इज गिवन इन सेंटीमीटर पर सेकंड एंड टाइम इज गिवन इन सेकंड। देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी 20 दिखाई हुई है। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 दिखाई हुई है, जबकि फाइनल वेलोसिटी आपको 0 दिखाई हुई है। ठीक है ना। आपको इनिशियल वेलोसिटी 20 दिखाई हुई है, सेंटीमीटर पर सेकंड में थी, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। सेंटीमीटर टू मीटर 100 से डिवाइड, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब भी छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं डिवाइड करते हैं। ओके। तो 20/100 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी आपको 0 दे रखी है, इसे मीटर पर सेकंड में ले लो। वैसे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में, लेकिन क्या फर्क पड़ना है? 100 से 0 डिवाइडेड बाय 100 तब भी 0 ही आएगा, तो 0 मीटर पर सेकंड। और टाइम दे रखा है 10 सेकंड। फाइनल 0 है, इनिशियल कितनी हो गई? 0.20, 2 0 वाला नंबर है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है। तो ये आ गया 0.20 और टाइम दे रखा है 10 सेकंड। ये देखो ये रहा टाइम, ये टाइम 10 सेकंड दिख रहा है ना। ये टाइम 10 सेकंड में वो 20 से 0 पे आ गई है वेलोसिटी। ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है 20 से 0 पे आ गई कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0 में से सब्ट्रैक्ट करके तो वही रहेगा, -0.20 रहेगा। ठीक है। तो 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल एक डिजिट और शिफ्ट हो गया, मतलब ये हो गया डेसिमल 020, है ना। डेसिमल 020, और ये पीछे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती अगर इसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है तो ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फोर्स अप्लाई निकालनी है। मास आपको 20 ग्राम दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है। मास इज 20 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। जब भी मेरे यूनिट्स अगर एसआई यूनिट होंगे तो सारे एसआई यूनिट यूज करने होते हैं। अगर मास ग्राम में दे रखा है तो केजी में कन्वर्ट करना जरूरी है। मास आपको
1 दे रखा था तो उसको 1000 से डिवाइड करके मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और एक्सेलरेशन मैंने निकाल रखी है, तो ये डेसिमल, ये पीछे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे 2 जीरो वाला नंबर आ गया 100, 3 और 2 5, नीचे 1 with 5 zeros और ऊपर 20 to the 40। फिर 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट मेरे पास पहले ही थे, 3 जीरो मैंने लगा दी और आगे वाले जीरो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब 4 के बाद 3 जीरो लगा दी, 2 डिजिट ये तो 5 हो गए टोटल, और पीछे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल लगाने के बाद, तो ये मेरा क्वेश्चन है। अभी आपके सारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल मैंने कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका पहले ही कंप्लीट था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसका डेरिवेशन, तो उसके रीजनिंग्स और उसके सारे न्यूमेरिकल सब हो चुके हैं टोटली। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।